हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि जैक बोर्ड का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस इसके पहले वाले वीडियो में हमने सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। और अब जो सॉल्व करवाने जा रहे हो मॉडल क्वेश्चन पेपर का फिजिक्स का क्लास 12 और सेक्शन बी का क्वेश्चन। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है ये पहले देख लो। सेक्शन बी में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। 27 व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों क्रॉस नहीं करता, हम बताने जाएंगे, बताएंगे आपको। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन देना है। राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज लिखना है। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस के बारे में, और एक न्यूमेरिकल्स है 32 जो हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग इसको नोट करो, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन का आंसर हम करवाते जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, देखो इसको थोड़ा हम रफ करते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है सबसे पहले तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिश्रा सर कुमार दुबी के नाम से सर्च करें, यूट्यूब में आ जाएगा आपको। इसी तरह का सारा क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चंस क्या कहता है, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चंस आपका कहता है कि अगर इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, मान लो कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, एक क्लोज गॉसियन सरफेस है, इसमें बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स होगा, ठीक है। इसका रेडियस हमने लिया r, कितना माना r, और क्वेश्चन क्या रहना है कि आपका जो रेडियस है गॉसियन सरफेस का उसको हाफ कर देना है। रेडियस को क्या करना है, हाफ, ठीक है, 1/2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भैया एक बात बता रहे हैं। सबसे पहले ये जान लो ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, ये दिमाग में रखना, ऑफ गॉसियन सरफेस। मतलब इसका क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता। तो जब डिपेंड नहीं करता है तो रेडियस को आप कम करो ज्यादा करो उससे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं। साइज बढ़े घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसका सीधा आंसर आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, सो नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग इसको पहले नोट करो आंसर को। देखो 27 नंबर में क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। बहुत इजी क्वेश्चन चैप्टर 1 का है। बोलता ही है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। भैया एक बात बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पर जाकर एंड होता है। तो अगर सोचिए कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नेट डायरेक्शंस है वह क्लियर नहीं हो पाएगा, मतलब हम लोग नेट डायरेक्शंस फाइंड नहीं कर पाएंगे। यही इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो जैसे इसको अगर लिखना है ना तो ऐसे लिखेंगे कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज, एक लाइन का आंसर देना, बिकॉज we cannot found the net direction of original electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पर जाकर एंड होता है, ठीक है। यही आपको आंसर देना है कि हम लोग ओरिजिनल डायरेक्शन को ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अगर ओरिजिनल मान लो अगर इंटरसेक्ट कराते हो, देखो तो क्या होगा, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये इंटरसेक्ट हो गया तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, टेंजेंट
तो यही टेंजेंट इसका नेट डायरेक्शन बताएगा, नेट डायरेक्शन, लेकिन एक ही डायरेक्शन देगा, डबल तो नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। पहले आप लोग इसको नोट करो। देखो 28 नंबर में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो होता क्या है इसको हम थोड़ा क्लियर समझाते हैं। मान लेते हैं अगर दो कंडक्टर लेते हो, ठीक है, ये देखो एक और दूसरा कंडक्टर, इसको ए बी और इसका नाम दे देते हैं सी डी। भाई यहां ध्यान दो, अगर आप इसमें करंट फ्लो करवाते हो, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करवाते हो तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लेंगे, तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर में ये वाला सेकेंडरी कंडक्टर है, ये इसको हम लोग सेकेंडरी बोल सकते हैं और ये वाले को प्राइमरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो करंट दिया ना वो प्राइमरी में दिया, लेकिन चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, वह सेकेंडरी को कवर करने लगता है, पास करने लगता है, जिससे कि सेकेंडरी वाला कॉइल आपस में लिंक हो जाता है, और लिंक होने के बाद करंट इसमें भी सेकेंडरी वाले में करंट फ्लो होने लगता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब सीधा हम लोग लिख सकते हैं द प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड, हाँ एक बात बता देते हैं कि प्राइमरी में आपने करंट दिया और प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस हुआ, तो इसका जो करंट होता है, इस करंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड, क्योंकि दूसरे के कारण आया, किसी और के कारण, इसमें हमने डायरेक्ट करंट नहीं दिया। तो प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल whenever the magnetic flux, ये वर्ड दे देना, the magnetic flux link with each other, simple definition, is called electromagnetic इंडक्शन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आराम से आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसको पहले नोट करो आप लोग। देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। तो सिंपल सा याद रखना कि पहला प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपस में परपेंडिकुलर फ्लो करता है, इस वजह से वेव को ट्रांसवर्स नेचर का बोला जाता है। तो इसमें पहला सिंपल प्रॉपर्टी दे देना कि ई एम वेव्स आर ट्रांसवर्स, आराम से आंसर देना, ट्रांसवर्स इन नेचर, कंप्लीट। दूसरा प्रॉपर्टीज कि स्पीड जो होता है इसका, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना गया इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, ठीक है। तो कम से कम 2 प्रॉपर्टीज दे दिए, है ना। ये भी आप दे सकते हो, ट्रांसवर्स नेचर का होता है और इसका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है ना। उसके बाद एक और चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका फॉर्मूला दे सकते हो कि स्पीड ऑफ ई एम वेव है ना, इन एयर, तो सीधा आप लोग दे सकते हो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, ये लिया जाता है, ठीक है। हाँ यही ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखो इसको पहले नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। भैया ये लाइट चैप्टर का है। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट एक ऐसा लाइट होता है कि मतलब जब इसका जो कोहेरेंट सोर्स का कुछ प्रॉपर्टीज दिमाग में रख सकते हो, जैसे कि इसका सेम वेवलेंथ होता है ना, और सेम फ्रीक्वेंसीज होते हैं इसमें, सेम वेवलेंथ आप बोल सकते हो, सेम फ्रीक्वेंसीज बोल सकते हो, ठीक है, एंड सेम फेज एंगल होता है। तो सीधा हम लोग लिखेंगे आंसर में कि द सोर्स ऑफ लाइट, आंसर द सोर्स ऑफ light having same
frequency, same frequency, wavelength and phase angle. Phase angle is called coherent source of light. इसीलिए मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। याद रखना कि वैसा सोर्स ऑफ लाइट जिसका सेम फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ एंड फेज एंगल होना चाहिए, दैट इज द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका प्रिंसिपल लिखना है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट का। सबसे पहला पॉइंट तो जो एक बात याद रखना है कि जो सुपरपोजिशन ऑफ लाइट होता है, ठीक है, वो होता क्या है, इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए भी करते हैं या पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए भी करते हैं। एक नोट में हम लिख देते हैं कि इसका प्रिंसिपल का द प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसके साथ क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रिंसिपल में आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल में सीधा लिखोगे कि द प्रिंसिपल में आप लिख सकते हो कि द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर सम, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आप दे सकते हो। सीधा याद रखना है कि द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतना ही आंसर देना है आपको, ठीक है। पहले नोट करो इसको। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटम एंड व्हाट इज